11th कॉमर्स में हो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चल रहा है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हो। सप्लाई सप्लाई खेल रहे थे हम लोग, ठीक है। और वो जो सप्लाई सप्लाई खेल रहे थे बेटा, उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर हमारा फिनिश कर दिया था। अब हमारे यहाँ ये लेक्चर नंबर 2 है और उसमें हमको पहले समझाना है डिफरेंस किसके बीच में, स्टॉक और सप्लाई के बीच में, सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो बेटा ये मैं करवा चुका हूँ आपसे, हमारा ये बात हो गया है कि जैसे कि 500 पैकेट्स ऑफ ऑयल मैंने प्रोड्यूस किए, वो मेरे गोडाउन में है, वो मेरा स्टॉक। अब वो 500 में से मैंने 300 पैकेट्स को मार्केट में सोल्ड करने के लिए भेजा, तो वो 300 हो गया मेरा सप्लाई और 200 जो अभी भी गोडाउन में पड़ा है वो मेरा स्टॉक, ठीक है। ओके, अभी उसके बिहाफ से ये पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना। जनरली द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई आर यूज सिनोनिमसली बाय पीपल। सिनोनिमसली का मतलब एक जैसे तरीके से, कि भाई हम जो जिन लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता है, जिन लोगों को इकोनॉमिक के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है, वो जनरल पीपल स्टॉक और सप्लाई दोनों जो वर्ड है, दो जो कंसेप्ट है, उसको एक समान या एक बराबर जानते हैं, उनको डिफरेंस पता नहीं है। किसको? ले पीपल, जनरल पीपल, ठीक है, जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है। बट टेक्निकली देर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, ये दोनों टेक्निकल टर्म्स पे इकोनॉमिकल लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग कंसेप्ट है। स्टॉक क्या है, ये उसका मीनिंग है कि स्टॉक इज द सम टोटल ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ अ गुड and supply is the stock which trader are able and willing to sell at a prevailing price at a particular point of time। ये क्या है? स्टॉक जो है वो आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी गुड्स की गोडाउन में जो पड़ी है वो है। सप्लाई क्या है? स्टॉक के तौर पे जो क्वांटिटी गोडाउन में पड़ी है, अभी ट्रेडर की जो एबिलिटी है, विलिंगनेस है प्रेजेंट प्राइस पे, प्रेजेंट पर्टिकुलर टाइम पे बेचने की, वो सप्लाई कहलाता है। तो स्टॉक क्या है? गोडाउन में पड़ी हुई क्वांटिटी। सप्लाई क्या है? जो गोडाउन में क्वांटिटी स्टॉक के तौर पे पड़ी रही है, पर जो रखी गई है, तो ट्रेडर क्या कर रहा है, उसको उसमें से जितनी भी क्वांटिटी बेचने के लिए उसकी डिज़ायर, विलिंगनेस, एबिलिटी है, एक प्राइस पे, एक टाइम पे वो सप्लाई करता है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। यह रहा पहला पैराग्राफ, बोलो ठीक है, ऑल वेल। आगे बढ़ेंगे। When the trader is not able and willing to sell the entire available stock at a given price and a given point of time, then supply will not be the same as stock। ये सेंटेंस को समझने के लिए मैं उदाहरण इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। 500 पैकेट्स ऑफ ऑयल है और वो 500 पैकेट्स ऑफ ऑयल मार्केट में सप्लाई भी होते हैं या सोल्ड करने के लिए भेजते हैं, तो एंटायर अमाउंट ऑफ स्टॉक सप्लाई बनती है। पर यहाँ क्या किया है कि भाई जो ट्रेडर है उसकी इच्छा टोटल क्वांटिटी को सप्लाई में कन्वर्ट करने की नहीं है, जो स्टॉक की पड़ी है गोडाउन में, उसमें से वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत क्वांटिटी मार्केट में बेचता है सेल करने के लिए। तो यहाँ जो सप्लाई और स्टॉक होगा वो इक्वल नहीं होगा। स्टॉक 200 का रह जाएगा, सप्लाई 300 का हो जाएगा। वरना 500 पैकेट थे और 500 ही बेचने के लिए बेचता, तो स्टॉक भी 500 का और सप्लाई भी 500 का, ऐसा सोच सकते थे। तो यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा। तो क्या हो रहा है, वो 300 पैकेट वाला अभी मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में समझा रहा हूँ, ठीक है। नीचे डाउट है? नहीं? भाविका जी? नहीं? चलो ठीक है। फ्रॉम द अवेलेबल स्टॉक ऑफ 500 पैकेट्स, आपके पास स्टॉक है गोडाउन में 500 पैकेट ऑयल। इफ अ ट्रेडर इज एबल एंड विलिंग टू सेल 300 पैकेट, देन सप्लाई ऑफ ऑयल कितना होगा? 300। और स्टॉक कितना रहेगा? 200 गोडाउन में पड़ा हुआ। 500 में से 300 को लेस कर दो। Hence, the availability stock
विच डिटरमाइन द एबिलिटी टू सेल इज कॉल्ड स्टॉक। तो आपके गोडाउन में जो स्टॉक के तौर पे क्वांटिटी पड़ी रही है, सेलर की एबिलिटी है कि वो सभी क्वांटिटी को एट ए टाइम सोल्ड करने के लिए मार्केट में बेच सकता है, तो वो पड़ी हुई क्वांटिटी जो गोडाउन में है उसको स्टॉक बोलेंगे। और वो 500 के बारे में मैंने बात की। while the ability and willingness to sell at a given price and point of time is supply। अभी वो 500 में से 300 बेचे, 100 बेचे, 500 पूरे बेच दे, वो सप्लाई बनेगा। वो उसकी विलिंगनेस और डिज़ायर पे डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको कितनी क्वांटिटी मार्केट में कस्टमर को सोल्ड करने के लिए भेजनी है, बेचनी है, सप्लाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। हैंस क्या है? स्टॉक इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल फॉर सेल। स्टॉक क्या है? तुम्हारे गोडाउन में पड़ी हुई प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी है जो सेल के लिए अवेलेबल है। सप्लाई इज लेस देन स्टॉक। सप्लाई जो है वो हमेशा स्टॉक से कम ही रहता है। हाँ, सप्लाई या तो इक्वल रहता है, दो में से एक ही होता है। सप्लाई स्टॉक से या तो कम रहता है या तो इक्वल रहता है। सप्लाई स्टॉक से कभी बढ़ता नहीं है। जैसे कि 500 गोडाउन में पड़े हुए हैं स्टॉक के तौर पे क्वांटिटी, तो तुम क्या 1000 यूनिट बेच सकते हो उसमें से? नहीं, है ही 500, तो 1000 कैसे सप्लाई होंगे? सो व्हेन द सप्लाई सेल्स सप्लायर सेल्स लेसर अमाउंट फ्रॉम द अवेलेबल अमाउंट, तो इसका मतलब ये रहा कि स्टॉक जो है उसके हिसाब से जो सप्लायर है वो क्वांटिटी जो मार्केट में बेचने के लिए भेजता है वो स्टॉक से कम भी होगी या उससे इक्वल होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये पॉइंट ये डिस्कस करता है। ठीक है, स्टॉक कंसिस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन एज वेल एज अनस्टोल्ड स्टॉक फ्रॉम प्रीवियस लॉट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि ये 500 का जो स्टॉक है ना, उसका हम थोड़ा बाइफर्केशन दे। पहला बाइफर्केशन ये है, इसमें से 400 यूनिट्स करंट प्रोडक्शन है, अभी किया। 100 जो थे वो हमारा पास्ट प्रोडक्शन था जो अभी बिका नहीं है। तो 100 प्लस 400 करंट प्लस पास्ट, ये सबका क्वांटिटी मिला के एट प्रेजेंट जो स्टॉक हुआ वो 500। पर बाइफर्केशन क्या है? टिल द डेट 400 और पास्ट का 100, तो इस हिसाब से स्टॉक 500 हुआ, ऐसा ये बोलता है। जो प्रीवियस लॉट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसमें से 100 यूनिट अभी भी बचे हुए और 400 हमने नए क्रिएट किए, वैसे 500 आया। तो स्टॉक डिफरेंट है प्रोडक्शन से भी और सप्लाई से भी। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? आगे बढ़ूं? ठीक है, अभी जैसे कि हमने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे, याद है ना? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, वैसे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई को असर करने वाले, अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर है? दो ही है ना, पहला प्राइस और दूसरा अदर देन प्राइस। समझ गए ना? जैसे डिमांड में था प्राइस अदर देन प्राइस। हाँ, पर याद रखो यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन चेंज आएगा। अदर देन प्राइस वाले जो फैक्टर है वो डिमांड के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये सप्लाई वाले हैं, इसलिए इसमें अलग थिंकिंग आएगा, अलग कॉन्सेंट्रेशन आएगा, अलग कंसेप्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है फैक्टर अफेक्टिंग, ऐसे परिबल जो सप्लाई को असर कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आर ग्रुप टू अंडर टू कैटेगरी। फर्स्ट, प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड फैक्टर अदर देन प्राइस। तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी जो होती है वो दो फैक्टर से अफेक्ट होती है, एक प्राइस ऑफ अ गुड और दूसरा फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस सिवा के जो फैक्टर होते हैं, प्राइस बिना, विदाउट प्राइस कंसीडरिंग सम अदर फैक्टर्स आर देयर, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और प्राइस फैक्टर के बारे में भी पूरा बात करेंगे। बोलो क्या बोलते हो? ठीक है, तो आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। फैक्टर सप्लाई कितने हैं? फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई टोटल कितने हैं? 2। टू। हाँ, टू। कौन से पहला? प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड और सेकंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस। बढ़िया है, बढ़िया है, सम दोनों को आ गया, बढ़िया है। अब मैं जाऊंगा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये शुरू करने से पहले दो बातें रखना चाहूंगा। पहली, सप्लाई
प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू है, याद रखना, कंज्यूमर नहीं। डिमांड आए तो वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू होती है, ये सप्लाई है, ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मेकिंग करना है, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, इसलिए रूल ये है कि सप्लायर गुड्स का सप्लाई मार्केट में बढ़ा रहा है, पर उसका एक रीज़न है प्राइस इंक्रीजेस। इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखेगा। जैसे डिमांड में कैसा नेगेटिव रिलेशन था, प्राइस और डिमांड के बीच में डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई में ऑपोजिट है, सप्लायर को जितना प्राइस ज़्यादा मिलेगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उतना सप्लाई बढ़ाएगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। whenever the price of a particular commodity rises, its supply also rises, and whenever the price of a particular commodity falls, its supply also falls. yes or no? पॉजिटिव, बस खत्म हो गया, ये पॉइंट खत्म हो गया, आ गया कंप्लीट। अभी मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना इसमें कि प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। तो प्राइस एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सप्लाई को। अ प्रोड्यूसर सेल्स फॉर प्रॉफिट, प्रोड्यूसर जो भी होता है वो प्रॉफिट के लिए अपना गुड्स सेल कर रहा है। एंड सो सी सप्लाइज मोर व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइजेस। तो यहाँ जो भी सप्लायर है, जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तब वो सप्लाई करना भी बढ़ा देगा, ठीक है। ही और सी सप्लाई मोर व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइजेस एंड सप्लाई लेस, सप्लाई कम करेगा व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल्स। प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो सप्लाई करना पण कम कर देगा। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड इट्स सप्लाई, ठीक है, ऑल वेल। तो ये पहला पॉइंट हमने खत्म किया। अभी आपको कोई दिक्कत हो ये पहले पॉइंट में जो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो बात कीजिए आप मेरे साथ। सर इसमें हमेशा प्राइस फॉल ही होती है। समझा नहीं मैं, क्या प्राइस फॉल? क्या प्राइस जो आपने बोला ना अभी के में, जो प्राइस के बारे में दो स्टेटमेंट दिए। जब प्राइस बढ़ेगी सपोज तो प्रॉफिट बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ऐसा दिया कि प्राइस कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, तो सप्लाई कम हो जाएगा। अभी प्रोड्यूसर देखेगा कि प्राइस ज़्यादा मिल रही है कि कम मिल रही है। ज़्यादा मिल रही है सप्लाई बढ़ा दो, कम मिल रही है रुक जाओ, सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। ऑल वेल, ओके, क्लियर ना? ओके, अभी जाएंगे फैक्टर अदर देन प्राइस, ठीक है। पर उससे पहले एक स्टेटमेंट का पॉइंट था, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ प्राइस ऑफ अ गुड और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है। डिमांड और प्राइस में नेगेटिव था, याद करो। यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा, टोटली रिवर्स। और कल से है ना, पेन पेंसिल स्केल नोटबुक लेके बैठना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आने वाला है, तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा। और ख़त्म हो जाने के बाद लेक्चर उसको मेरे को सबमिट करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि भाई कैसा ड्रॉ किया है। और इस वीक में OCM चैप्टर 1 2 3 100 मार्क का टेस्ट है। मैं भाविन सर से बात कर रहा हूँ कि वो अकाउंट का टेस्ट कब लेना चाहती है, और मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिर आपके साथ कल कि भाई टेस्ट का क्या रहेगा शेड्यूल हमारा। आप पढ़ते रहना OCM चैप्टर 1 2 3 फॉर 100 मार्क्स। रीचा जी आपने फुल क्वेश्चन छोड़ दिया था कल, क्वेश्चन 5, रीचा जी। हाँ सर, वो छूट गया था सर। मैंने पहले सेकंड लिख दिया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने फर्स्ट लिख दिया है। फिर मैंने आपको फोटोज भी भेज दिए थे। फिर गलती हो गई। हाँ, इसलिए फिर लिखा नहीं सर, आता था पूरा। या ऐसा करोगे एग्जाम में तो लोचा हो जाएगा फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चेक करके मार्क बोलता हूँ आपको, ठीक है। चलो, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ऐसे फैक्टर बेटा जो विदाउट प्राइस सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। और यहाँ सप्लाई या तो कम होता है या तो ज़्यादा होता है, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, पर अदर फैक्टर की वजह से
not only because of price, it is the other than price. These factors are not concerning about price, they are other than price which are affecting supply. Here there are two possibility, either supply increases or decreases. ठीक है, whenever the other factor changes, supply changes according to it, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा. ऑल वेल, पता चला रीजा जी, भाविका जी? ठीक है, अभी उसमें है पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो पता है ना आपको, देर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. और उसको जो हम रिवॉर्ड दे रहे, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, हाँ या ना बोलना. यहाँ मेन बात हम है ना एंटरप्रेन्योर को छोड़ के करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल की. आप सोचो क्या सोचोगे कि ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, रेंट, वेजिस और इंटरेस्ट ले रहे हैं वो उनका फैक्टर रिवॉर्ड है. ठीक है, अभी सपोज ये लोग अपना फैक्टर रिवॉर्ड बढ़ा दे, रेंट 5000 का 10,000 कर दे, लेबरर जो है वो 100 रुपीज वेज लेते तो 200 कर दे, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था तो अभी 10% हो जाए, तो यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. प्रॉफिट कम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा. उसका उल्टा सोचो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्रॉफिट मेकिंग बढ़ रहा है. प्रोड्यूसर सोचेगा ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा. तो यहाँ बात हुई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस की, यहाँ बात हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की. जो वो बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होता है, सप्लाई कम हो जाता है. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, प्रॉफिट बढ़ता है, सप्लाई बढ़ जाता है. बस ये पॉइंट ये सिखाना चाहता है. बात खत्म हो गई. बोलो आ गया? पक्का? चलो पढ़ते. सप्लाई इज अफेक्टेड बाय, सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो रहा है किससे? बाय चेंज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट में जो बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से, उत्पादन खर्च में जो बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड, वेजिस पेड टू द लेबरर, ठीक है, डिक्रीजेस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस. तो रेंट जो लैंड ओनर को दे रहे हैं वो कम हो गया, वेजिस जो लेबरर को दे रहे हैं वो कम हो गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, जब एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ता रहता है. इफ प्राइस रिमेन्स अनचेंज, हाँ पर रूल ये है कि प्राइस सेम रहती है, स्टेबल रहती है, फिक्स रहती है, प्राइस का कोई भी चेंज यहाँ कंसिडर होता नहीं है. तो कंडीशन क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, पर कंडीशन है आपकी प्राइस एज इट इज रहती है, प्राइस में कोई चेंज आता नहीं है. एंड हैंस सेलर इज विलिंग टू सेल ग्रेटर अमाउंट, तो फिर सेलर ऐसा सोचता है कि प्रॉफिट मिल रहा है तो सप्लाई ज़्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं है. हेंस सप्लाई एक्सपांड, सप्लाई बढ़ रहा है. ठीक है, व्हेन प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉल, एंड व्हेन इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज, अभी ऊपर बोला उससे उल्टा, तो वाइजे वर्जा हैपन्स, सप्लाई कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए सप्लाई भी कम कर देते हैं. बोलो बेटा ठीक है, बढ़िया है, बिंदास हो. ये पहला पॉइंट था आपका, जो फैक्टर अदर देन प्राइस सप्लाई को प्लस माइनस करने में अफेक्ट कर रहा है, बढ़ाने कम करने में अफेक्ट कर रहा है. आएगा आएगा, ठीक है. अभी टेक्नोलॉजी के लेवल की बात करते हैं. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसेस, स्टेट का मतलब होता है सिचुएशन, स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब सिचुएशन. जब वो सिचुएशन टेक्नोलॉजी की एडवांस हो जाती है, इसका मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फाइंड हो जाती है, टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव, समय और मेहनत दोनों बचती है. हैंस ग्रेटर अमाउंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस विद द सेम और लोअर कॉस्ट. तो टेक्नोलॉजी नहीं आई
समय और प्रयत्न बच गए और हाईएस्ट क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो सेम और लोअर कॉस्ट पे, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो रहा है। इफ मार्केट प्राइस डज नॉट फॉल, और ये सब होने में प्राइस आपकी जो है वो अनचेंज रहे और प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो सेलर्स जो होता है वो ज़्यादा सेल कर रहा है, सप्लाई एक्सपांड होगा। तो कंट्रीज दैट यूज मोर एडवांस टेक्नोलॉजी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एट लोअर कॉस्ट। ऐसी कंट्री जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी बेटा, क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन बढ़ाएगी और उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, सप्लाई बढ़ेगा। और इसका वाइजे वर्जा सोचो कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी हो तो टाइम और एफर्ट्स वेस्ट होते, अच्छी क्वालिटी में अच्छी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर हो जाती है, प्राइस भले अनचेंज हो, प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होता है, सप्लायर जो होता है वो सप्लाई एक्सपांड नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कम कर देगा। वो वाइजे वर्जे एक्सप्लेनेशन ऐसा दे सकते हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी हो तो की बात कर रहा हूँ मैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी हो तो की बात कर रहा हूँ। बोलो और वेल क्या बोला? एग्जाम्पल दोनों समझ। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल देते। अभी न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, मैंने भी पहने। अभी ये कपड़े नई टेक्नोलॉजी से बनाते हैं तो उसमें हमारा रॉ मटेरियल जाता है और एक फास्ट प्रोसेस करके सीधा रेडीमेड कपड़ा बन के निकल के आता है। 10 मिनट्स का प्रोसेस है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और दिन के अंदर तुम ऐसे 10,000 रेडीमेड गारमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हो पर डे। ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है ना, उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल पे पहले प्रोसेस करो मैन्युअल, उसके बाद जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग सबके लिए अलग से मशीन होता है, सबका प्रोसेस अलग होता है और सब में बंदे लगते हैं। टेक्नोलॉजी ओल्ड है, काम शांति से होता है। पर डे सिर्फ 500 क्लोथ रेडीमेड बना सकते हो और नई मशीनरी से 10,000 यूनिट्स बना सकते हो नए रेडीमेड गारमेंट के। तो वो 500 बनाते हो, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, नुकसान होगा। कभी कभार कोई प्रोसेस बंद हो गया तो पूरा प्रोसेस बंद होगा तो रेडीमेड गारमेंट नहीं बनेगा उस दिन, तो वहाँ लॉस मेकिंग हो जाएगा, इसलिए वो सप्लाई नहीं करेगा। पर वो 10,000 पर डे बना रहा है यूनिट, धनाधन 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 सप्लाई करेगा, कॉस्ट कम आएगी, पैसा बढ़ेगा। ये इसका इलस्ट्रेशन है। बोलो भाविका जी, थम्स अप। ठीक है, रिचा जी थम्स अप। ऑल वेल। तो ये लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरा फैक्टर, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। अभी तीसरा है, ये कुछ पढ़े हुए हो आप, देखो क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। भविष्य में आप जो चीज़ बेच रहे हो एज ए सप्लायर, उसकी प्राइस क्या रहेगी। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन की प्राइस आज 10,000 है, फ्यूचर में 15,000 होने वाली है, 15,000 होने वाला है। तो बताओ मैं एट प्रेजेंट क्या करूँगा, सप्लाई बढ़ाऊंगा कि कम कर दूंगा? कम ऑन टेल मी। बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे? नहीं, कम करेंगे सब। अरे बाबा मैं ऐसा बोल रहा हूँ रिचा कि बेटा ये मोबाइल अभी 10,000 का बेच रहा हूँ, एक वीक के बाद इसके मेरे को 15,000 मिलने वाला है, वो अच्छा फ्यूचर की नहीं बात तो है। कम कर देंगे। तो अभी अभी एट प्रेजेंट में क्या करूँगा, सप्लाई बढ़ाऊंगा कि कम कर दूंगा? कम कम। कम कर देंगे। अभी दूसरा हाँ इलस्ट्रेशन, मोबाइल यही है 10,000 में बेच रहा हूँ, नेक्स्ट वीक इसकी प्राइस 5,000 हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? सप्लाई सप्लाई बढ़ा बढ़ा देंगे। देंगे। तो एट प्रेजेंट ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ा देंगे, वरना कम पैसे मिलेंगे अपने को। हम्म, बस खत्म हो गई बात, आ गया। देखो तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस अफेक्ट द करंट सप्लाई ऑफ गुड्स। फ्यूचर में जो प्राइस चेंजिंग दिखने वाला है वो क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा करंट सप्लाई जो गुड्स का है उसको अफेक्ट करेगा।
if sellers speculate price of a product to rise future, then they will contract the supply in present time period. तो मैं सब सेलर हूँ, मैं स्पेकुलेट का मतलब प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मेरे मोबाइल की प्राइस 10 के बदले 15,000 होने वाली है, तो एट प्रेजेंट टाइम मैं सप्लाई को कम कर दूंगा। टू बिल्ड अप स्टॉक फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में वो स्टॉक रहे और अच्छा कमाने का मिला इसके लिए। और वाइजे वर्जा में मैंने उल्टा सोचा, जो मैंने बोल दिया आपको, 10,000 की 5,000 प्राइस होगी, ठीक है। अभी है अदर फैक्टर्स। तो कौन से अदर फैक्टर्स है? नेचुरल कंडीशंस, उसके बाद है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जरिया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं। इनको ध्यान में लेते हुए सप्लाई या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। लीगल एग्जिस्टेंस, लॉज, ओनर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप, ये सब अदर फैक्टर का पार्ट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेचुरल कंडीशन, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन होना, इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्रिएट होना, ये सब अदर फैक्टर्स है। जो पॉजिटिव हो तो सप्लाई बढ़ेगा, जो नेगेटिव हो तो सप्लाई कम हो जाएगा। तो देखिए, सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई बढ़ रहा है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। अभी मैं मोबाइल बन रहा हूँ, फिर आप बनाने आओ, ऋचा जी आए, चमन जी आए, छगन जी आए, रमन जी आए, वो सब लोग आके अपने जैसा प्रोडक्ट बनाना चालू करते हैं, कंपटीशन में बढ़ोतरी करते हैं, तो सप्लाई सबका बढ़ता है। तो फर्म की जो स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ फर्म बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ फर्म बढ़ती जाती है, तो हम ये सोच सकते हैं कि सप्लाई बढ़ सकता है। फर्म की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तब। व्हेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एग्जिस्ट, जब पॉलिटिकल लेवल पे एग्जिस्टेंस रहता है। नेचुरल कंडीशन रिमेन कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, नेचुरल कंडीशन स्टेबल, कंड्यूसिव का मतलब फ्रेंडली, स्टेबल रहती है। व्हेन एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म, हमारे देश में कायदा कानून व्यवस्था अच्छे से चलती है, लीगल सिस्टम एग्जिस्ट रहती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है मालिक और कर्मचारी के बीच में इलू इलू वाले हैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटी करने के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। एंड सप्लाई डिक्रीज व्हेन द अबव फैक्टर्स आर अगेंस्ट सप्लाई। तो जो ऊपर के जितने भी फैक्टर बोले मैंने, क्या क्या बोला, फर्म की संख्या बढ़े, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, नेचुरल कंडीशन एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लीगल सिस्टम एग्जिस्ट हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रांग हो, तो सप्लाई बढ़ेंगे। इसका सब उल्टा कर दो तो सप्लाई कम हो जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? ठीक है, कुछ पूछना है? बिंदास। कितना रखते हैं? ऋचा जी मेरे को वो वीडियो भेज दो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का, हाँ सर। और ओसीएम चैप्टर 3 का होमवर्क कब भिजवा रहे हो बोलो मेरे को, दोनों जन। सर कल तक आ जाएगा। आपका भाविका जी? सर कल तक आ जाए। ठीक है, डन। कल मिलते हैं 1 बजे, ठीक है। ये लेक्चर मैं यस रिकॉर्ड करके सर। अपलोड कर दूंगा, आपको देखना हो तो देख लेना, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय सर। टेक केयर। कल 1 बजे।